इस वीडियो में हम कुछ बातों को समझेंगे, जैसे कि दो व्यक्ति एक ही स्क्रिप्ट का भाषण देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का भाषण दूसरे व्यक्ति के भाषण से ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा पर्सनैलिटी मैग्नेटिज्म के कारण होता है? क्या होता है पर्सनैलिटी मैग्नेटिज्म? क्या अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सशक्त और शक्तिशाली होता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म भी शक्तिशाली हो जाता है? क्या यदि एक कमजोर व्यक्ति भी चाहे तो अपने व्यक्तित्व को महात्माओं के जैसा बना सकता है? क्या मनुष्य के विकास की कोई सीमा है कि इस सीमा तक मनुष्य विकास कर सकता है, उसके बाद में विकास नहीं कर सकता? तो चलिए इन सब बातों को गहराई से समझते हैं। अपने आसपास की दुनिया पे विचार करो। क्या दिखता है तुम्हें? क्या चल रहा है इस दुनिया में? अगर तुम गौर से ध्यान देने का प्रयास करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि चारों तरफ प्रभाव का खेल चल रहा है। एक व्यक्ति अपना प्रभाव दूसरों पे डाल रहा है और दूसरे व्यक्ति अपना प्रभाव आप पर डाल रहे हैं। आप अपना प्रभाव अन्य लोगों पर डाल रहे हो और अन्य लोग आप पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हमारे पास में जितनी शक्ति होती है उस शक्ति में से हम कुछ हिस्सा शरीर धारण के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात खाने पीने, सांस लेने, शरीर को चलाने के लिए काम में लेते हैं। और हम हमारी शक्ति का अधिकतर हिस्सा दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हैं। हम हमारे गुण, बल, संपत्ति इत्यादि का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। जरा विचार करो, आपने कभी अनुभव किया होगा कि एक व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा बहुत मजबूत है, पढ़ाई में खूब होशियार है, वह आपके पास में आता है और आपसे कुछ बातचीत करता है तो वह आप पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालकर चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कोई खास पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी भाषा भी इतनी मजबूत नहीं है, व्याकरण की दृष्टि से भी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन वह आपसे बातचीत करता है और आपके मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। वह आपको प्रभावित करके चला जाता है। पहले व्यक्ति ने, अर्थात उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने जिन शब्दों का प्रयोग आपके सामने किया, उन्हीं शब्दों का प्रयोग उस साधारण व्यक्ति ने किया, लेकिन वह साधारण व्यक्ति आप पर उस पढ़े लिखे की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ गया। ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि दो लोग एक ही बात आपसे कहते हैं, अर्थात समान बात आपसे कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपना कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा, यह बात केवल उसके शब्दों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि कुछ और भी है जिस पर निर्भर करती है। क्योंकि समान शब्द बोलने पर भी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रभाव छोड़ते हैं। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संपर्क में आता है तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे अपना जितना प्रभाव छोड़ता है उसमें विचारों का योगदान लगभग 1/3 अर्थात लगभग 34% होता है और बाकी बचा हुआ 2/3 हिस्सा अर्थात लगभग 66% प्रभाव आपके व्यक्तित्व का होता है, अर्थात आपकी पर्सनैलिटी का होता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपके शब्द किसी दूसरे व्यक्ति पर उतना प्रभाव नहीं डालते हैं जितना कि आपका व्यक्तित्व डालता है। आपकी पर्सनैलिटी से ही यह निर्धारित होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, या आप कितना प्रभावित उसे कर पाएंगे। व्यक्तित्व के इसी प्रभाव को, पर्सनैलिटी के इसी प्रभाव को हिंदी में वैयक्तिक आकर्षण कहा जाता है तथा इसे इंग्लिश में पर्सनैलिटी मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तुम बीते हुए समय के लेखकों के बारे में, दार्शनिकों के बारे में या लीडर्स के बारे में सोचो, उन पर विचार करो। उनकी पुस्तकों का विश्लेषण करके तुम्हें पता चलेगा कि जो बातें उन्होंने अपनी किताब में बताई
वह बातें उनसे कई साल पहले कोई दूसरा व्यक्ति बता के जा चुका है। जो विचार वो अपनी पुस्तक में रख रहे हैं, उन विचारों को उनसे बहुत पहले ही कोई दूसरा व्यक्ति रख चुका है। बस उनको व्यक्त करने का तरीका थोड़ा अलग हुआ है, बाकी विचार वही के वही हैं। यदि तुम इनका विश्लेषण करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नए विचार तो केवल मुट्ठी भर होते हैं, बहुत कम होते हैं। बाकी सब तो विचार दोहराए जाते हैं, बस तरीका थोड़ा बदल जाता है, तरीका थोड़ा बदल दिया जाता है। लेकिन तुम आश्चर्य करोगे कि विचार वही हैं, लेकिन फिर भी कोई लेखक या कोई दार्शनिक या कोई लीडर बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है या दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देता है, जबकि दूसरे लेखक या दार्शनिक जिनके विचार भी उनके जैसे ही थे, लेकिन वे लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं। इसका कारण है उनकी पर्सनैलिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी लोगों को प्रभावित करने में लगभग 66% योगदान देती है और आपके विचार केवल लगभग 34% योगदान देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सशक्त है, प्रभावशाली है, तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को उस व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा प्रभावित कर देगा जिसके शब्द शक्तिशाली हैं लेकिन व्यक्तित्व शक्तिशाली नहीं है। दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे व्यक्तित्व का होता है। हमारे कर्म तो एक तरीके से व्यक्तित्व को प्रकट करने का साधन होते हैं। हमारे व्यक्तित्व के जैसे ही हमारे कर्म होते हैं और हमारा प्रभाव लोगों पे पड़ता है। अगर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सशक्त और शक्तिशाली होता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म भी शक्तिशाली हो जाता है। हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का केवल एक ही उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य होता है एक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। लेकिन अधिकतर व्यक्ति अपने बाहरी व्यक्तित्व को तो चमका लेते हैं, लेकिन अपने आंतरिक व्यक्तित्व को नहीं चमका पाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बाहरी व्यक्तित्व को चमका ले, प्रभावशाली बना ले, तो यह ठीक वैसा ही है जैसे कि हम लोहे की वस्तु पर सोने का पानी चढ़ा दें। लोहे की वस्तु पर सोने का पानी चढ़ा देने से भले ही वो वस्तु सोने जैसी दिखने लग जाती है, लेकिन वो सोना नहीं बन जाती। ठीक उसी प्रकार बाहरी व्यक्तित्व को मजबूत करने से, किताबें पढ़ने से, ज्ञान एकत्रित करने से, व्यवहार का दिखावा करने से एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावशाली नजर आ सकता है, लेकिन वास्तव में वो प्रभावशाली होता नहीं है और ना ही वह उतना प्रभाव उन लोगों पे छोड़ पाता है जितना कि वह व्यक्ति छोड़ता है जिसका आंतरिक व्यक्तित्व सशक्त होता है। केवल जानकारियां एकत्रित करने से ही आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बनता, बल्कि अपने आंतरिक चरित्र तथा नैतिक शक्ति को विकसित करने से आपका वास्तविक व्यक्तित्व तैयार होता है। बोले गए शब्दों का प्रभाव बोलने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर कम या ज्यादा होता है। सशक्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब कुछ शब्दों को बोलता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और उन्हीं शब्दों को जब कोई कमजोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बोलता है तो वो दूसरे पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। यह बात 100% सच है, 100% सच है। लेकिन विज्ञान इसे साबित कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह मुझे पता नहीं है। मैं सोचता हूं कि विज्ञान इसे किस प्रकार से साबित करेगा। विज्ञान किसी पदार्थ के परमाणुओं को पहचान कर उसका विश्लेषण कर सकता है, उसमें उपस्थित आकर्षण या प्रतिकर्षण नियमों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन विज्ञान इस वैयक्तिक आकर्षण अर्थात पर्सनैलिटी मैग्नेटिज्म की व्याख्या किस प्रकार से करेगा। विज्ञान इसका विश्लेषण कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इसका प्रभाव वास्तव में पड़ता है। हो सकता है रसायन या भौतिकी के नियम इसकी स्पष्ट व्याख्या ना कर सके, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है। दुनिया में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, बड़े बड़े लेखक हुए, उन्होंने काफी अद्भुत रचनाएं रची और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से लोगों को प्रभावित भी किया। लेकिन जब हम धर्म संस्थापकों जैसे कि बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक इत्यादि के व्यक्तित्व की बात करते हैं
तो हमें पता चलता है कि इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, इतना शक्तिशाली था कि इन महापुरुषों ने संसार के लोगों के अंतर्मन को प्रभावित किया और उनका जीवन बदल दिया। वस्तुतः देखा जाए तो यह उनका व्यक्तित्व ही था जो उन्हें इतना प्रभावित कर पाया कि उन्हें अंदर से बाहर की तरफ पूरी तरह बदल दिया। दार्शनिक का व्यक्तित्व लोगों के दिमाग को प्रभावित करता है, लेकिन धर्म संस्थापकों जैसे बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, हजरत मोहम्मद, गुरु नानक इत्यादि के व्यक्तित्व जलते हुए दीपक की तरह होते हैं जो अन्य दीपकों को भी जला देते हैं। इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है जो केवल लोगों के दिमाग को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उनके दिमाग, हृदय और आत्मा तीनों को प्रभावित करता है और जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देता है। वस्तुतः यह उनके व्यक्तित्व की ही तो महानता है जो इतना प्रभाव छोड़ पाता है। इन लोगों का व्यक्तित्व ही होता है जो एक को महात्मा बना देता है तो दूसरे को भिखारी बना देता है। योग शास्त्र की कृपा से हमारे पास में वे तरीके मौजूद हैं जिनके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मतलब चाहे हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल गिरा हुआ हो, हम उसे गहरे गड्ढे से निकालकर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। यदि एक कमजोर व्यक्ति भी चाहे तो अपने व्यक्तित्व को महात्माओं के जैसा बना सकता है। आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आप चाहे एक गृहस्थ व्यक्ति हो या एक धार्मिक व्यक्ति हो, आप चाहे एक व्यापारी हो या आप चाहे कुछ भी हो, सभी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सभी अपने व्यक्तित्व को सशक्त बनाकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं। आपने भौतिक जगत के अलावा भी अन्य क्षेत्रों का नाम सुना होगा, जैसे कि मानसिक जगत या आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत के नियम तो हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समझ पाते हैं, लेकिन भौतिक जगत के अलावा भी कुछ नियम ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। अक्सर अधिकतर लोग सोचते हैं कि भौतिक जगत, मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये तीनों अलग अलग हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो यह एक ही चीज के हिस्से हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक पेट है, एक मुंह है, हाथ पैर है, नाक है, कान है, तो यदि हम बड़ी दृष्टि के साथ में इन्हें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में यह पेट, हाथ, मुंह, कान, नाक इत्यादि सभी अंग हमारे शरीर के हिस्से हैं। हाथ, पैर या मुंह का अलग से कोई अस्तित्व संभव नहीं है। बिना शरीर के इन अंगों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन अंगों से मिलकर ही शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार भौतिक जगत, मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत, ये तीनों भी एक ही चीज के तीन हिस्से हैं। उदाहरण स्वरूप एक शंकु पर विचार करते हैं। शंकु नीचे से मोटा होता है, अर्थात स्थूल होता है। जैसे जैसे हम शंकु के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो शंकु की मोटाई कम होती जाती है और शंकु का हिस्सा छोटा होता जाता है, अर्थात सूक्ष्म होता जाता है। आप सब इस बात को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम हमारे स्थूल शरीर से ऊपर उठते जाते हैं तो हम सूक्ष्मता को प्राप्त करते जाते हैं और अंत में परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। हमें स्थूल वस्तुएं अर्थात मोटी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं कार्य करती हुई दिखाई देती हैं और सूक्ष्म वस्तुएं कार्य करती हुई नहीं दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि कार्य करने का काम केवल स्थूल वस्तु का है, पूरा योगदान स्थूल वस्तु का है। लेकिन वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो सूक्ष्म वस्तु का होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम हमारे शरीर के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो इससे हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है और हमें लगता है कि शरीर की मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके कार्य करने के पीछे एक सूक्ष्म कारण विचार भी होता है। विचारों की शक्ति भी होती है जो किसी तंतु की मदद से मांसपेशियों से जुड़ी हुई है। बिना विचार के कर्म नहीं होते। जिस प्रकार झील के नीचे से जब पानी का बुलबुला उठता है
तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही वह सतह पर आता है, बाहर आता है और वह फूटता है तो सबको दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुलबुला ऊपर बना और फूट गया। हकीकत तो यह है कि वह बुलबुला नीचे से आया। ठीक उसी प्रकार हमें शरीर कार्य करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हमारे विचारों की शक्ति भी होती है। अगर विचारों की शक्ति ना हो तो हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इसे कहा गया है कि सूक्ष्म के बिना स्थूल काम नहीं करता। अधिकतर व्यक्ति आपसे कहते हैं कि जब कोई हम कर्म करते हैं तो परिणाम पैदा होता है, मतलब परिणाम के पीछे कर्म का हाथ होता है। लेकिन एक हकीकत यह भी होती है कि कर्मों के पीछे विचारों का भी हाथ होता है। इस प्रकार परिणाम के मूल में तो विचार ही होते हैं। अगर विचार ना हो तो परिणाम भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि बिना विचारों के कर्म पैदा नहीं होता है और कर्मों के बिना परिणाम पैदा नहीं होता है। इस प्रकार यदि एक मनुष्य अपने विचारों को अपने नियंत्रण में ले ले तो वह अपने कर्मों को भी नियंत्रण में ले लेगा और वह फिर अपने परिणामों को भी नियंत्रण में ले लेगा। इसीलिए आपको अपने विचारों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे के मन को भी नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य कितनी प्रगति हासिल कर सकता है? क्या मनुष्य के विकास की कोई सीमा है कि इस सीमा तक मनुष्य विकास करता है और उसके बाद में विकास नहीं करता है? सोचो, आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज कैसे थे और हमारे पूर्वजों से हजारों वर्ष पूर्व उनके पूर्वज कैसे थे। आपको पता चलेगा कि जहां से सभ्यता की शुरुआत हुई, शुरुआत में एक मनुष्य जंगली पशु की तरह था, लेकिन फिर धीरे धीरे सीखता गया और खुद को सभ्य बनाता गया, मतलब विकास करता गया। और विकास करते करते आज हम जिस स्थिति में हैं उतना विकास कर लिया है। लेकिन क्या अब इसका मतलब यह है कि हम इससे ज़्यादा विकास नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ियां आगे विकास करती जाएंगी। जिस विकास को करने में हमारे पूर्वजों को हजारों साल लगे, उस विकास को करने में एक आधुनिक बच्चे को कुछ साल लगते हैं। मतलब हमारे पूर्वजों ने गलतियां कर करके सीखा, इसीलिए हजारों साल लग गए। लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है तो वह भी जंगली पशु के समान ही होता है, लेकिन वह एक ऐसे माहौल में पैदा होता है, एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनता है जो उसका जल्दी विकास करने में उसकी मदद करता है। सोचो, एक द्वीप पर ऐसे मनुष्य को छोड़ दे जो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम हो, तो क्या वे भी विकास नहीं करेंगे? वे विकास करेंगे, लेकिन फिर भी हजारों सालों में उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना विकास आधुनिक जमाने में पैदा हुआ बच्चा कुछ सालों में कर लेगा, क्योंकि उनके पास में माहौल नहीं है, सिस्टम नहीं है। किसी व्यक्ति के विकास में उसके माहौल का या सिस्टम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कहीं पेड़ लगाएंगे तो वे बड़े तो होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वे बड़े होंगे, क्योंकि समय के साथ में वे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या किसी तरीके से उन्हें जल्दी बड़ा किया जा सकता है? क्या उन्हें किसी प्रकार के सिस्टम द्वारा जल्दी विकसित किया जा सकता है? एक मनुष्य यदि सही ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वह इसी जीवन में पूर्ण विकसित होने का तरीका खोज सकता है। उसे हजारों जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सही ज्ञान के संपर्क में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।